नमस्कार। मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं एक सियासी डॉक्टर और कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियन डॉक्टर शकील अहमद। शकील साहब, मुहामुही में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। शकील साहब, आप जिस बिहार कांग्रेस से आते हैं वहाँ पर आपकी पार्टी मृत्युशैया पर एक तरह से पड़ी हुई है और उसके सारे महबूब हाथों में मेहंदी सजाकर बैठे हुए हैं। ये क्या माजरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, कांग्रेस ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। हम अलायंस में लालू यादव जी के साथ लड़े थे, तब हम लोगों ने 3 सीट जीती थी लोकसभा की। हमने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा तो 1 सीट का हमको नुकसान हुआ। देखिए, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है। कभी कभी होता है पार्टियों की ज़िंदगी में अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। इंसान की ज़िंदगी में भी ये होता है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में मैं मानता हूँ इस बात को, हमारी राजनीतिक कमज़ोरी ये है कि हम किसी एक कास्ट से, किसी एक धर्म से आइडेंटिफाइड नहीं है। लेकिन चूंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1990 के बाद से, जब से मेरा ग्राफ कांग्रेस का नीचे आया है, हमको अल्पसंख्यकों का वोट बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के तनाज़े के बाद थोड़ा कम मिलना शुरू हुआ। भागलपुर दंगे के बाद थोड़ा कम मिलना शुरू हुआ, लेकिन हमने सेकुलरिज्म नहीं छोड़ा। नहीं, ठीक है शकील साहब, आप जो चीज़ें कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 10 करोड़ आबादी वाले बिहार में आपकी पार्टी को 10 लाख वोट मिलते हैं। सीटें आपकी रह जाती हैं 243 की विधानसभा में सिर्फ 4। तो क्या ये माना जाए कि बिहार कांग्रेस के जो महानुभाव हैं उन सब लोगों ने यह मान लिया है, जैसे आपने खुद कहा कि 125 साल पुरानी पार्टी है ये, तो ये 125 साल की बुढ़िया है, कल मरे सो आज मर जाए। बिहार देश का अंग है। जी। और देश में आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। 207 सीटें हैं। हमको 2004 में 142 सीटें मिली थी। हम 2009 में 142 से बढ़ के हम 207 चले गए। तो बिहार भारत का अंग है। ये बात सही है। मैंने कहा कि जो बिहार में कास्ट ओरिएंटेशन, उत्तर प्रदेश नॉर्दर्न इंडिया में ही कह सकते हैं, जातों पर बटी हैं पार्टियां। लेकिन ये पासिंग फेज है। जैसे जैसे लोगों को आभास होगा कि जात वाली पार्टियों से उन नेताओं का फायदा हो सकता है जो जात का इस्तेमाल लेते हैं, या उनके आसपास के 1000, 2000, 5000 लोगों का फायदा हो सकता है, पूरे समाज का फायदा नहीं होगा, वैसे लौट के लोग कांग्रेस के पास। शकील साहब, बार बार आप जाति वाली पार्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार में आप उन्हीं जाति वाली पार्टियों का सहारा लेते हैं? लालू यादव के साथ आप लगातार चुनाव लड़ते रहे और लालू यादव के साथ जब आप नहीं रहे तो आपकी पार्टी और हाशिए पर चली गई। मैंने जात का भी नाम लिया और सांप्रदायिक पार्टियों का भी, धर्म वाली पार्टियों का भी नाम लिया। स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में हमारा समझौता लालू प्रसाद यादव जी से नहीं है या और दूसरी किसी जात वाली पार्टी से नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि हमारा समझौता और पिछले दिनों हुआ था, और वो तब हुआ था 1998 में पहली बार हमारा समझौता हुआ। और उसमें हमारा एक उद्देश्य था सीधे कि जो ये देश टूटा है एक बार, हम सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का समझते हैं। हम नहीं समझते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियां फिर मजबूत होकर देश के दूसरे टूटन की तरफ। सांप्रदायिकता बड़ा खतरा है या जातिवाद बड़ा खतरा है? मेरे ख्याल में समाज के लिए दोनों अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा देश टूटा है सांप्रदायिकता की मुखालफत और जातिवाद के साथ नहीं, समर्थन की बात मैं नहीं करता हूं। लालू यादव जी की पॉलिटिक्स क्या जातिवाद पर? लालू यादव जी के पॉलिटिक्स से आज की तारीख में हमारा उनसे कोई समझौता नहीं है। लेकिन दोबारा तो आप उनसे हाथ मिलाने वाले हैं ना? अभी इसकी कोई बात नहीं चल रही है आज की तारीख तक। मैं ऑल इंडिया लेकिन लालू यादव को हर मौके पर आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। आज तक कोई बात नहीं चल रही है कि उनसे समझौता होगा। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लालू यादव हर मौके पर आपके साथ क्यों खड़े? इसलिए कि लालू यादव जी यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी और नीतीश जी की जो सरकार है वो इसमें मानने में कहीं कोई ये नहीं है कि सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई हैं। आरएसएस के जो 5 मंत्री अभी नीतीश जी की कैबिनेट में हैं, तो लालू जी अपने 4 एमपीज के साथ हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यही लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में हमारा विरोध किया था। आज की तारीख में लालू यादव जी से हमारा कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं। शकील साहब, सांप्रदायिकता को सिर्फ नारे के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इतिहास गवाह है कि बिहार के अंदर 1990 से लेकर 2004-05 तक जो है बहुत सारे जातीय दंगे भी हुए और बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे भी हुए। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक बिहार में कोई ऐसा जातीय दंगा या सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कैसे कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता की ताकत बिहार में बढ़ रही है?
नहीं, देखिए ना, जी, सांप्रदायिक सिर्फ दंगों से नहीं होता जी, है। जी। मानसिकता, दंगे तो ज़्यादा हमारे शासनकाल में हुए जी। और बीजेपी के शासनकाल में कम हुए, इसलिए कि हमने ज़्यादा दिन शासन किया है, बीजेपी ने कम दिन शासन किया है। फर्क मैं आपको दोनों दंगों का समझा देता हूँ। कांग्रेस के शासन में जब दंगा होता है तो हम उसको अपना फेल्यूर मानते हैं, हम अपनी कमजोरी मानते हैं, हमको आत्मग्लानि होती है कि क्यों हुआ हमारे शासन में। बीजेपी के राज में जब दंगे होते हैं तो वो उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, अपनी नीतियों की सफलता मानते हैं, अपनी कामयाबी मानते हैं, उसको बोस्ट करते हैं और उसके बलबूते पर वोट लेना चाहते हैं। हम क्षमा प्रार्थी होते हैं, वो अपनी दंगा कराने की नीति को वाहवाही करते हैं। उनके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है तो ठीक कि है ना, अफवाहें ठीक है, कैसे ठीक है, फैलाई जाए, शकील उनके यहाँ साहब। ट्रेनिंग दी जाती है कि दंगे कैसे कराए जाएं। हम उसको फेल्यूर मानते हैं, वो इसको अपना सक्सेस उपलब्धि मानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन आपकी बात का लबोलुआब फिर ये निकलेगा कि जिसके राज में ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए वो धर्मनिरपेक्ष, और जिसके राज में कम सांप्रदायिक दंगे हुए वो सांप्रदायिक। मैं दूसरी नहीं, मैंने आपको बताया, आप उसको ये नहीं करें। मैंने कहा कि चूंकि ज्यादा दिन कांग्रेस ने शासन किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे इसमें ज्यादा घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कम दिन शासन किया है, लेकिन ठीक है, मैं उस बात पर वापस लौटता हूं। बिहार कांग्रेस के आप उन नेताओं में जाने जाते हैं जो मानते हैं कि लालू यादव से मिलकर चुनाव लड़ना फायदे में रहता है। खुद आपकी सीट जो मधुबनी की है, 2 बार आप लोकसभा का चुनाव लालू यादव के समर्थन से जीते हैं। तीसरी बार आप नहीं जीत पाए क्योंकि उस दफा आपके पास लालू यादव का समर्थन नहीं था। तो आप व्यक्तिगत ये चाहते हैं ना कि लालू यादव से इस बार अलायंस हो जाए? देखिए, मैं 4 बार लड़ा और एक बार 1999 में मैं हार गया। जी। जब लालू यादव जी का भी और हम लोग दोनों का अलायंस था, उसके बाद भी मैं चुनाव हारा है। तो ये गारंटी नहीं है कि लालू यादव जी के साथ तो अलायंस होने पर, देखिए, व्यक्तिगत कोई चीज नहीं होती है। हम लोग पार्टी के कमिटेड लोग हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ रहेंगे। मेरे बारे में कभी कभी गुमराही हो जाती है कि मैं लालू यादव जी का नजदीकी हूँ। भला करे खुदा अल्लाह लालू यादव जी का, जिन्होंने 2 बार मौका मिला। दोनों बार लालू जी ने मेरे खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया अपनी पार्टी से। स्वाभाविक रूप से आप मुस्लिम कैंडिडेट क्यों खड़ा करते हैं कि मुस्लिम जो बेस वोट मिलता है वो विभक्त हो। तो स्वाभाविक रूप से उनको अगर हमसे थोड़ी सी भी स्नेह रहता तो मुस्लिम कैंडिडेट, देखिए, राजनीति में सीधा सीधा है कि लालू यादव जी जानते हैं कि मुस्लिम वोट आज उनके साथ है। अपोजिशन का, वो अपनी पार्टी में भी उनके मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन अपोजिशन की पार्टी का कोई मुस्लिम लीडर स्ट्रांग होगा तो मुस्लिम वोट कहाँ से आएगा? लालू यादव जी की ही पार्टी से आएगा। तो लालू यादव जी कतई नहीं चाहते हैं कोई बहुत ही राजनीतिक में बिल्कुल नौविस होगा जो ये समझेगा कि ये आदमी मेरा शुभचिंतक है। अपनी अपनी राजनीति सब करते हैं, मेरी भी अपनी राजनीति है, उनकी, मेरा कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी के साथ है। कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि लोग समझते हैं कि पार्टी का अलायंस है, ये व्यक्तिगत रूप से क्यों खिलाफ नहीं बोलते। जो जिम्मेदार आदमी है वो अपने, उसके दिल में कोई बात हो, लेकिन जब पार्टी ने एक बार फैसला कर लिया तो जो पार्टी का स्टैंड है उसके साथ रहेंगे। मैं इस तरह के सवालों में बार बार इसलिए जा रहा हूं क्योंकि देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस अभी सत्ता में है और आगे भी आप लोग दावे करेंगे कि फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन बिहार कांग्रेस की दुर्दशा है। ये क्या सच नहीं है कि बिहार में कांग्रेस जो है इस वक्त एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी किसी चीज पर है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी। 2004 में कांग्रेस का, लालू यादव जी का, रामविलास पासवान का अलायंस था और यही बीजेपी और नीतीश कुमार जी का अलायंस था। 40 सीटों में हमारा अलायंस जो था वो 29 सीटें जीत गई थी और नीतीश कुमार जी अपनी लोकसभा की सीट बाढ़ हार गए थे। नीतीश कुमार जी 2004 से 2009 तक न भारत सरकार में थे न बिहार सरकार में थे, लेकिन 2005 में चूंकि राजनीतिक समीकरण उनके विरुद्ध का गड़बड़ाया, जो व्यक्ति 2004 में अपनी लोकसभा की सीट हार गया हो वो 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री हो गया। और मैं वही एक बात और याद दिलाता हूँ, 1999 में मधेपुरा से लालू यादव जी अपनी सीट हार गए थे और 1 साल के बाद 2000 में लालू यादव जी फिर बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं हुए, उन्हीं के प्रताप से राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुई। तो सवाल यह है कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। आज हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन कल भी हमारी पार्टी कमजोर रहेगी। मैंने दोनों जो बड़े दल और बड़े गठबंधन है इस राज्य के आज की तारीख में, उनके बारे में, दोनों को मुखिया के बारे में बताया
कि दोनों हार गए। 99 में लालू यादव और फिर 2000 में जीत गए, और 2004 में नीतीश कुमार और 2005 में मुख्यमंत्री हो गए। समीकरण बदलते हैं समय के साथ, लेकिन यह तो दिखाई देना चाहिए ना कि 2014 का चुनाव इतने नजदीक है। कई लोग कहते हैं समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? अभी राहुल जी ने बुला के बहुत लोगों से बात की है, और यही बात की है कि क्या करना चाहिए। चूंकि जो नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसको वो हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश भर से इनपुट की बात करते हैं। बिहार के भी मैं समझता हूँ लगभग 30-40 लोगों से उन्होंने बात की है, मुझसे भी बात की है, मुझको भी बुलाया था पिछली 27 तारीख को। चूंकि बिहार का मैं इंचार्ज नहीं हूँ, इंचार्ज हैं हमारे चरक साहब, कैसर साहब अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका इनपुट, फिर बिहार के जो कांग्रेस के लोगों ने उनको इनपुट दिया है अपना, वो इनपुट देने के बाद जो पार्टी निर्णय करेगी उस हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे। कभी कभी हम चाहते हैं कि कहीं से किसी से समझौता हो जाए तो स्ट्रांग होगा, लेकिन कभी कभी नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इससे समझौता होने से हमको दूसरी जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए चाह के भी हम, चूंकि ऑल इंडिया पार्टी हैं, इसलिए ऑल इंडिया लेवल के इश्यूज को कंसीडर करके हम फैसला करते हैं। शकील साहब, आप लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करते हुए कुछ दिखाई नहीं देते। आपने नेताओं का नाम लिया, मैं भी कुछ नेताओं के नाम ले लेता हूँ। महबूब अली कैसर साहब मेरे ख्याल से 2 साल से अपना इस्तीफा जो है दे चुके हैं, और उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है, किसी को यह पता ही नहीं है। आपके श्याम सुंदर सिंह धीरज जी हैं, उनमें गजब का धीरज दिखाई देता है। आपके रामजतन सिन्हा जी हैं, पार्टी के लिए कोई जतन दिखाई ही नहीं देता। प्रेमचंद मिश्रा हैं, पार्टी के लिए प्रेम है कि नहीं है पता नहीं। आप ये देखिए कि सारे लोग जो हैं बिहार कांग्रेस के, बिल्कुल कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कि बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। जहाँ तक कैसर साहब की बात है, या रामजतन सिन्हा जी की बात है, या धीरज जी की बात है, ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि कहीं बाहर से आ गए हों, या सिर्फ टेबल पर बैठ के अपनी राजनीति या प्रेस और मीडिया से दोस्ती करके हमने अपना एक स्टेचर बना लिया हो। इन तीनों लोगों, कैसर साहब 3 बार चुनाव जीते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हुए। रामजतन सिन्हा जी अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं। धीरज जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे हम लोगों के समय में, धीरज जी चुनाव जीते हैं। स्वाभाविक है पार्टी अभी कमजोर है तो थोड़ा उनको इलेक्शन जीतने में मजबूरी हुई है, लेकिन ये कह देना कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, अपने जानते जो जिस क्षेत्र में है वो काम कर रहा है। आप खुद एक डॉक्टर रहे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के लोग बताते हैं कि आप जो है जब भी दिल्ली से बिहार आते हैं तो अपना आला और सारा लश्कर और मेडिकल इक्विपमेंट सब जो है दिल्ली में ही छोड़ आते हैं। ईमानदारी की बात है कि बिहार में आता हूँ अपने इलाके में जाने के लिए, जो सच्चाई है। बिहार मेरे प्रभार में नहीं है, मेरा बंगाल प्रभार है, मेरा झारखंड प्रभार है, मेरा अंडमान निकोबार प्रभार है, और मैं अपने जो पार्टी का पैनल है जिसमें ये ऑथराइज है कि ये डिस्कशन में जाएंगे, तो जो ये बात कहेंगे वो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन मानी जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली में ज़्यादा समय, या जो प्रभार का इलाका है उसमें ज़्यादा समय जाता है। यहाँ चूँकि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हमारी मधुबनी है, या असेंबली की कंस्टिट्यूंसी वहाँ है, घर वहाँ है, तो हवाई जहाज़ यहीं उतरता है या ट्रेन यहीं बड़ी रुकती है। तो यहाँ से जाने के लिए और आने जाने में, चूँकि कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस परिवार से हूँ, 3 पुश्तों से, मेरे बाबा कांग्रेस के एमएलए थे, मेरे फादर 28 साल है, मुझको 27 साल हो गया, तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो मिलने आते हैं। अभी भी आपके स्टूडियो के बाहर भी कांग्रेस के लोग जो मेरे साथ आए हैं वो बैठे हैं, तो उसी में किसी सम्मेलन में चले गए, आप किसी सेमिनार में चले गए। जी, तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं ना कि बिहार से आपका नाता मधुबनी को माइनस करके सिर्फ हवाई जहाज के उतरने और ट्रेन के पर चढ़ने भर का है? नहीं, उसी बीच में कार्यक्रम भी मैं करता रहता हूँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से गलत आदमी को नहीं कहना चाहिए। प्राथमिकताएं हमारी, जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझको दी है, बंगाल की प्राथमिकता है, झारखंड की प्राथमिकता है, अंडमान निकोबार की। यहाँ तो मैं अपने स्वार्थ में बिहार के कांग्रेसियों से जो मिलता हूँ। आपका नाम इन दिनों बड़े जोर शोर से जो है बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर, अगले अध्यक्ष के तौर पर उछाला जा रहा है। देखिए, उछाला जा रहा है, मीडिया के बड़े मित्र हैं मेरे, मैं 4 साल पार्टी का लगातार नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, तो मीडिया के मित्रों से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई है, तो मेरे कुछ शुभचिंतक हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो अध्यक्ष का काम है वो जो जिसको भी आला कमान उचित समझेगा वो करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझको लगता है कि मुझको और नेशनल लेवल की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, आज टीवी कैमरे पे भी कहता हूँ कि मैं पिछली बार भी अध्यक्ष बना, मैं उस समय भी इच्छुक नहीं था अध्यक्ष बनने का, मगर
पार्टी का निर्देश हुआ, और पार्टी का जो सिपाही होता है, पार्टी का जो निर्देश होता है, मेरे नज़दीक के निकट के लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल अक्सर मैंने नेताओं के यहाँ पैरवी की थी कि मुझको अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, लेकिन पार्टी का निर्णय हुआ, सलाखों पे लिया और जो क्षमता थी उस हिसाब से काम किया। आज भी पार्टी का निर्णय होगा तो एक डिसिप्लिन आदमी के नाते, लेकिन इच्छा होने की बात जहाँ तक है नहीं। तो आपकी जुबान एक बात कह रही है और आपके होठ दूसरी बात कह रहे हैं। जुबान ये कह रही है कि आप अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं, मुस्कुराहट आपकी ये कह रही है कि अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दे दिया तो स्वीकार कर लेंगे। नहीं, पार्टी अगर कहेगी कि आपको जाना है, जी, हम आपकी कोई बात नहीं मानने, मैंने अपना एक तरह से जो ओपिनियन है वो पार्टी को दे तो दिया। ठीक है। तो महबूब अली कैसर तो कंटिन्यू नहीं करने जा रहे हैं ना? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? जब तक आला कमान की इच्छा होगी वो काम करते रहेंगे। तो ये फैसला कब तक होगा कि अध्यक्ष कौन होगा, नहीं होगा? ये बिहार के जो प्रभारी हैं वो उनसे जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उससे क्या बात प्रभारी साहब का जिक्र आ गया, प्रभारी साहब का जिक्र आ गया, गुलचैन सिंह चारक साहब हैं, तो उनके बारे में मुझे ये जानकारी मिली, कई कांग्रेस के नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि वो न खुद कुछ काम करते हैं न दूसरे नेताओं को कुछ करने देते हैं बिहार कांग्रेस में। चूंकि मैं वो भी इंचार्ज हैं, मैं भी इंचार्ज हूँ, दोनों समकक्ष हैं। मेरा उनके बारे में कुछ बोलना है, लेकिन मुझको ऐसी शिकायत किसी कांग्रेस के लोगों ने नहीं की है। जाहिर है कि आप कहीं एक पद पर रह के सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक है। शकील साहब, आपसे ये धुआंधार बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवालों का एक पूरा संसार है, बहुत सारे पैने सवाल हैं, नुकीले सवाल हैं, सीधे सवाल हैं, और वो चंद सवाल हैं जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।